Hello and namaste. Do you know how the revolution of vaccine has transformation of fight against disease? I believe that understanding that can help us appreciate role in saving life and building a healthier future. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इम्यूनोलॉजी हमारा चल रहा है, जिसका हम आज 4 पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इम्यूनोलॉजी को देखा कि इम्यूनोलॉजी क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, और टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजी भी देखा, और हमने क्या देखा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देखा, और टाइप ऑफ एंटीजेंस देखे कि कैसे आपके एंटीजेंस हैं, कि आपके आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, ऐसे करके हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखा। और उनको मॉलिक्यूलर बेस पे भी हमारा क्या हमने बताया था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर बेस पर पूछा जाए कि आपका जो एंटीजन है वो क्या सीक्वेंस में है, आईजीई और आईजीएम, तो आपको याद रखना है मे डीजी और मे डीजी करके। और अगर कंसंट्रेशन और आपके लाइफ टाइम के बेस पे देखा जाए तो आपको याद रखना है, क्या रखना है, मीडे। समझ गए? तो हमने ये आपको ट्रिक बताई थी कि आप इस तरह आप याद रखें। तो अब आपका क्या, आज हम करेंगे इम्यूनलाइजेशन, क्योंकि हमारा वैक्सीन भी हो गया। वैक्सीन टर्म किसने दिया था, वैक्सीन कैसे जनरेट हो रही है। पहले क्या करते थे, पूरा एक ही वायरस था, उसी को क्या करते थे, किल करके वैक्सीन का फॉर्मेशन करते थे। फिर उसमें सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि अभी वैक्सीन नहीं, उसका जो पर्टिकुलर एंटीजन निकालते हैं, जैसे कि आपका एंटीसिनम है, स्नेक का पॉइजन है, उसको हॉर्स में इंजेक्ट किया और उससे एंटीजन जो बना उसको आपके वैक्सीन बनाने में आपका क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। और फिर आपका थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि हमने डीएनए को ही आइसोलेट करना चालू कर दिया। जो भी आपका वायरस है उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे और डायरेक्ट आपका क्या, जीनोमिक वैक्सीन का फॉर्मेशन करेंगे। इस पर ही बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो क्या पता आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर जाए कि आज जो हमें दवा लेने की जरूरत पड़ती है, कि हमें फीवर हुआ है तो हमें मेडिसिन चाहिए, कोल्ड हुआ है तो मेडिसिन चाहिए, बट टेक्नोलॉजी हमारी इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है कि आने वाले समय में क्या पता उस तरह का प्लांट वगैरह ग्रो करे। जैसे हमें फीवर है तो जाके वो रेड कलर का टमाटर खा लो तो हमारा फीवर ठीक हो जाएगा। मतलब आपका इस तरह वैक्सीनेशन को रेडी करा जाए कि हमें मेडिसिन के फॉर्म में खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो हमारे जो डेली आइटम्स हैं, जैसे आपकी फ्रूट है, फ्लावर है, उनमें ही आपके इंजेक्ट कर दिए जाए। क्योंकि कुछ भी टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ इम्पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, बट क्या है, सिस्टमेटिक सीक्वेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहले कहाँ हम वायरस या बैक्टीरिया है उससे, जैसे कि आपका मम्स है और ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो, तो पोलियो वायरस को किल करके उसकी वैक्सीन बनाते थे। फिर हमने क्या किया कि उसका एंटीजन निकाल के उसको सुपर वेक्टर में कन्वर्ट करके रिकॉम्बिनेट डीएनए कन्वर्ट करके बॉडी में इंजेक्ट किया। और अब हम जेनेटिक क्या कर रहे हैं, जेनेटिक वैक्सीन बना रहे हैं, यानी कि डीएनए को ही आइसोलेट कर रहे हैं। तो आने टेक्नोलॉजी आगे कितनी प्रोग्रेस करेगी ये तो साइंस ही बता सकता है, क्योंकि साइंस का फील्ड बहुत ही ब्रॉड है और इतना ज़्यादा है कि आज हम इसीलिए एसी में बैठे हैं, साइंस की फील्ड की वजह से ही तो एसी में बैठे हैं, एरोप्लेन से चल रहे हैं। नहीं तो वो पिछले कैसे ज़माने में हम कैसे चलते थे, हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में हम कैसे चलते थे, हमें मतलब अपने ढंग के कपड़े का भी तरीका नहीं पता था। धीरे धीरे सिस्टमैटिक सब क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाए और सर्वाइवल हो जाए, कि हम ज़्यादा कुछ चीज़ों को इजी वे में ज़्यादा जल्दी क्विक टाइम में कर पाए। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, बहुत बातें हो गई। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या, जैसे वैक्सीनेशन था वैसे ही अब क्या, कोई डिसीज हुई, हमने उसके क्या किया, इंजेक्शन लिया या मेडिसिन लिया, जो भी लिया, अब वो लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वो इम्यूनाइजेशन है। यानी कि अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिएक्ट करेगा, कि पहले हमें डिसीज नहीं थी, फिर डिसीज हुई, हमने वो मेडिसिन खाया, इंजेक्ट कराया, वैक्सीनेशन लिया, और उसके बाद हमारी सेल क्या रिस्पॉन्स करे। तो इम्यूनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम आफ्टर वैक्सीनेशन। जिस भी चीज का डिसीज हुआ, हमने मेडिसिन लिया या हमने वैक्सीन लिया,
उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम में क्या डेवलप होता है उसे ही बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, अब इसे हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन रिजल्ट इम्यूनाइजेशन, कि हम जो वैक्सीनेशन करवाते हैं उसका रिजल्ट ही इम्यूनाइजेशन है। तो ये भी आपका इम्यूनिटी की तरह टू तरह काम करता है। जैसे इम्यूनिटी हमारी क्या थी, एक्टिव इम्यूनिटी थी और पैसिव इम्यूनिटी थी, उसी तरह आप इम्यूनाइजेशन भी एक्टिव होगा और पैसिव होगा। तो पहले हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन ऑफ एंटीजन। अब हमें पता है एंटीजन और एंटीबॉडी ही हमें कंट्रोल करने होते हैं, कोई भी डिसीज होती है। तो आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, आपका एंटीजन के वैक्सीन लेते हैं हम। स्लो रिस्पॉन्स होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। रोल किसका होता है, होस्ट इम्यूनिटी का। होस्ट इम्यूनिटी का रोल आपके एक्टिव इम्यूनिटी में भी था। दो तरीके के काम करते हैं, पहले तो हीट किल्ड एंटीजन, यानी कि जो एंटीजन था हमारा डिसीज का उसको ही किल कर देने का, किल कर देंगे। या फिर हम करेंगे कि डेड इनएक्टिव एज, मतलब डेड पार्ट को हम इंजेक्ट करेंगे। दूसरा है आपका लाइव अल्टरनेटिव एंटीजन। लाइव अल्टरनेटिव एंटीजन यानी कि उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो क्या करेगा, ग्रो करेगा, यानी कि पूरी तरह से डेड पार्शन नहीं होगा। फिर आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, वैक्सीनेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का वैक्सीन दिया जाता है, फास्ट रिस्पॉन्स हो जाता है, शॉर्ट लाइफ होता है। इसमें कोई भी रोल नहीं होता है होस्ट इम्यूनिटी का, कि आपका होस्ट इम्यूनिटी का कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा है कि मतलब उसको किल करना है या फिर मिनिट कंडीशन में रखना है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता नहीं है। तो ये समझ आया कि हमारा यहाँ पर हमारा इम्यूनिटी वाला पूरा फिनिश होता है, कि हमने इम्यूनिटी देखी और ब्रांच ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी देखा, और फिर इसके बाद हमने टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी है मोस्टली, इननेट और आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी को भी आपने रिस्पॉन्स के बेस पे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी फर्दर डिवाइड है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरह सेम है पैसिव वाली भी, आपकी पैसिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी हो गया, अभी क्या वैक्सीन, हमने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो इम्यूनलाइजेशन। इम्यूनलाइजेशन भी दैट्स लाइक इम्यूनिटी की तरह एक्टिव और आपका पैसिव। अब हम देखेंगे एलर्जी, कि हमें एलर्जी कैसे रिस्पॉन्स करती है हमारे सेल्स पे। अब हम देखेंगे एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। ये होता है ओवर रिस्पॉन्स टू इम्यून सिस्टम का ओवर रिस्पॉन्स होता है। कॉजिंग एजेंट कौन होते हैं, एलर्जन होते हैं। एलर्जन हमें क्या करते हैं, एलर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एलर्जी रिस्पॉन्स क्या करती है, रोल ऑफ आईजीई इसे को हम क्या कहते हैं, रीजिन एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ड्यू टू हमारी बॉडी में जो हिस्टामाइन, हिपेरिन और सीरोटोनिन होता है, यही आपके एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेसोडाइलेटर यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। एंटीकोगुलेट यानी कि हमारा जो ब्लड है उसको क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। और वैसो कंस्ट्रिक्टर हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये सारे जो हिस्टामिन है, हिपेरिन है, सीरोटोनिन है, ये किस तरह काम करते हैं, इनमें जो सेल्स मिलती है, जैसे मास्ट सेल है आपका क्या है, रोल ऑफ किसका, रीएजिन एंटीजन का, इसका एंटीबॉडी का रोल आया। अब बेसोफिल हमने आपको बताया था हमारे पार्ट 1 या 2 में, हमने इम्यूनोलॉजी में बताया। बेसोफिल जो होती है एस शेप की होती है, और आपका जो इसिनोफिल होती है सी हॉर्स शेप की होती है। तो ये सारे क्या करते हैं, वेसोडाइलेटर, यानी कि बीपी लो हो जाता है, सीजिंग आने लगती है, कफिंग आने लगती है, और किसी को तो टीयरिंग भी चालू हो जाती है। एलर्जी में क्या होता है कि डस्ट से एलर्जी होती है, डग से होती है, या आपके एयर से होती है, ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप से आपको क्या होगी, एलर्जी आपको सिम्टम्स देगा। तो एलर्जी यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी किसका रिजल्ट है, ओवर रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, और कॉजिंग एजेंट एलर्जन। और ये एलर्जी रिस्पॉन्स कौन करता है, आईजीई करती है आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजेनिन एंटीबॉडी भी बोलते हैं। हिस्टामाइन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन ये रोल प्ले करते हैं। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर का काम करता है, एंटीकोगुलेट एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर। और आपका क्या है, मास्ट सेल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल, ये आपके क्या होते हैं, वैसोडाइलेटर, यानी कि बीपी कम हो जाता है, कफिंग होती है, सीजिंग होती है, और कभी कभी के टीयरिंग भी होती है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी या फिर टाइप्स ऑफ एलर्जी। अब हम देखेंगे
टाइप्स ऑफ एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। ये आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है सिस्टमेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, एक होती है लोकलाइज हाइपर सेंसिटिविटी। सिस्टमेटिक, हाँ, सिस्टमिक आपका हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, होल बॉडी इफेक्ट। क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, अफेक्टेड हो जाती है। आपका क्या होता है, एनाफाइटिक शॉक, एनाफाइटिक शॉक या एनाफाइसिस क्रिएट करती है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हनी बी वगैरह होती है ना, वो जब वो काटती हैं, क्योंकि वो भी आपका क्या करती हैं, काटती है तो हमारे जो बॉडी में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। अगर किसी भी पर्सन को एक साथ बहुत सारी हनी बी काट ले तो क्या होता है, उसकी बॉडी में हिस्टामाइन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा। हनी स्टिंग ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, सीक्रेट हो जाता है। रिजल्ट वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में क्या होने लगती हैं, आपस चिपकने लगती है। वैसोडाइलेटर ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स फॉल इन। अब बीपी क्या हो जाता है, फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये सब जो इंसेक्ट हैं वो काटते हैं तो इफेक्ट, हनी भी तो बहुत ही स्वेलिंग वगैरह आ जाती है और हिस्टामाइन जो होता है वो रिलीज होने लगता है और क्या होता है कि वेस्टोडाइलेशन स्टार्ट हुए ब्लड वेसल्स, तो आपका बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ऐसे आपका लोकलाइज हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, ओनली सेम पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट ही इफेक्टिव, इसमें पूरी बॉडी, होल बॉडी, यानी कि काटा है इसको हाथ में मगर आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, इफेक्ट दिखेगा। जबकि लोकलाइज हाइपर सेंसिटिविटी में ओनली सम पार्ट में, जैसे हे फीवर है, जो ड्यू टू पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन की एलर्जी होती है। अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपका ये लंग्स वगैरह ये सब इफेक्टिव होंगे। अस्थमा, अस्थमा में भी आपका एलर्जी ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर क्या होती है कि लंग्स की एविलाई वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाती है। नॉस्ट्रिल्स वगैरह तो होते ही हैं बट एविलाई भी, लंग्स की डीपली, ये क्या होता है, अस्थमा में डीपली आपका लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि एविलाई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। फिर आता है फूड एलर्जी, तो ये क्या, एलर्जी ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो क्या होता है, उसकी एलर्जी होती है। तो समझ लगा आपको कि किस तरह आपका जो एलर्जी है वो भी टू टाइप होती है। एक होती है सिस्मिक की, जिसमें क्या है कि कोई इंसेक्ट वगैरह आपको कट कर ले, जैसे कि आपका स्कॉर्पियन ये भी कट करता है, और आपका हनी बी, तो फिर क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज होने लगता है। वैसोडाइलेटर यानी कि बीपी हमारा बहुत लो हो जाता है। और आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है कि लोकलाइज, यानी कि ये कुछ पार्ट पर ही होती है, जैसे कि आपका अस्थमा है, हे फीवर है। हे फीवर आपका एलर्जी किसका, पॉलन ग्रेन्स का। अभी आपकी जो एलर्जी है वो बहुत ही सब्सटेंसेस से हो सकती है, जैसे किसी को एयर से है, किसी को डस्ट से है, किसी को डक, ऐसे डिफरेंट टाइप से एलर्जी क्रिएट हो सकती है। तो आपका अब ये जो एलर्जी है इनमें कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, तो एंटानिस्टामाइन करते हैं और स्टेरॉइड मेडिसिन करते हैं, और आपका एड्रेनालाइन, ये एड्रेनालाइन और स्टेरॉइड जिस तरह की आपकी ड्रग यूज करते हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं आपके एलर्जी सिम्टम्स को। एलर्जी सिम्टम्स जो आपकी सीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, टीयरिंग हो रही है, इनको क्या करते हैं, इनको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। क्योंकि एलर्जी में यही होता है ना, किसी की टीयरिंग होने लगती है, किसी को सीजिंग होने लगती है, तो आईज भी रेडिश होने लगती है, तो इन सबको क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून क्या होता है। नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून जैसे कि नाम से ही आ रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अपोजिट हो जाए। जैसे वो कहावत है ना, लंका घर का भेदी लंका ढाबे, वही है कि हमारी खुद की जो सेल्फ सेल होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो सिंपल है कि अगर विभीषण ने रावण का जो भेद नहीं बताया होता राम को, तो रावण को कोई नहीं मार सकता था। तो इसीलिए कहावत बन गई, घर का भेदी लंका ढाबे। सबको पता है ना लंका के बारे में, विभीषण के बारे में और रावण के बारे में, पता होना भी चाहिए। तो हमारा ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम में दो तरीके से काम करता है। एक तो सेल्फ सेल्स होती है जो हमारी बॉडी सेल्स होती है, दूसरी होती है नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ सेल कौन सी है, फॉरिजन सेल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, जो हमने मेडिसिन लिया है या उससे हमारे सेल में क्या हो जाए, ग्रो कर गई, हमारे शरीर में ग्रो कर गई है, हमारे शरीर में एक्टिव हो गई है। डू नॉट टॉलरेट किट। अब जो सेल्फ सेल्स, अब सेल्फ सेल्स देखो कि जैसे कि पेरेंट्स हैं,
बच्चा कितना भी नालायक होगा मगर उसको सपोर्ट करते हैं, एक हद तक सपोर्ट करते हैं, चलो जाने दो बच्चा है, ऐसा बोलते हैं। बट वही बच्चा अगर अपनी लिमिट, एक लिमिट होती है ना, उससे अगर क्रॉस कर जाए ना, फिर वो नहीं माफ करते, क्योंकि कर ही नहीं सकते। वही होता है टॉलरेंस की, क्योंकि एक लेवल तक तो ठीक है, सारी गलतियां माफ है, चलो बच्चा है छोड़ दिया, अपना खून है, ये है वो है, दुनियादारी हो गया। बट एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस किया फिर क्या है, फिर हमें क्या लेना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है और उनको क्या करना पड़ता है, सबक सिखाना पड़ता है। और ये सही भी है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये सोचेंगे बचपना है ये, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे हम देखते हैं अपने सोसाइटी में क्या ही देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स है वो इतनी हेल्प, इतना मेहनत करके अपने बच्चों को करते हैं, और फिर बड़े होके वही बच्चे जॉब करके कहीं फॉरेन में सेटल हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ ठीक है, सब कुछ सब जगह ठीक नहीं होता। तो क्या है कि कुछ बच्चे क्या है सेल्फ, तो वही हुआ आपका सेल्फ में क्या आ गया, तो आपका आर इम्यून सिस्टम डू नॉट रिस्पॉन्ड सेल्फ के रिकॉर्डिंग कुछ भी रिस्पॉन्स, हमारी सेल है, हमें कोई डिसीज होने जा रही तो पहले सेल्स हमारी क्या कि इम्यून सिस्टम वाले फाइट करेंगे, जब वो वीक पड़ जाएंगी तो हमें फीवर के सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं। तो अब ऑटोइम्यून में क्या है कि ये जो सेल है ना, वही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वही हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है, लड़ने से मना कर रही है कि भाई हम नहीं करेंगे। तब यहाँ पर क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। अब इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या है, ब्रेकिंग ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस रिजल्टेड ऑटोइम्यून डिसीज, तब ये ऑटोइम्यून डिसीज क्रिएट होती है। अब इसका एग्जांपल देखो क्या है, ग्रेविस डिसीज है। ग्रेविस डिसीज बोले तो हाइपरथायराइडिज्म, हमने आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया, वहां पे सारा बताया कि कौन सी थायराइड ग्लैंड के डिफेंसिस से कौन सा डिसीज होता है क्या, तो वहां पे हमने ये बताया था कि ग्रेविस से हाइपर क्या होता है, हाइपर थायराइडिज्म या एक्सोथैलेमिक ग्लटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करने लगती है, टीएसएच हार्मोन्स क्या है आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या करने लगती है, फंक्शन करने लगती है। तो हमें ये डिसीज, हम इसकी डिसीज के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब आता है हॉशीमोटो डिसीज। हॉशीमोटो डिसीज, इसमें क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकल्स होती है वो सुसाइड करने लगती है, क्या, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। और आपका मेस्टिटिया ग्रेविस, ये क्या है, इसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट हो जाती है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारे किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर के अगेंस्ट क्या होती है, मसल्स काम करने लगती है। अब ग्लोमेरुलोनेफ्रिक, अब ग्लोमेरुलोनेफ्रिस ये हमने क्या, इसको ब्राइट डिसीज भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था अपने किसमें, आपके ये नेफ्रिक सिस्टम में, एक्सक्रेटरी सिस्टम में। एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके, ग्लोमेरुलस याद आया ना कि आपका क्या है, आपका ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, समझ आया ना कि नेफ्रॉन में जहां हमने स्ट्रक्चर बताया था, तो ये ग्लोमेरुलस क्या है आपका कि ब्रांच या ग्रुप ऑफ आपकी आर्टरीज, ये आपका, तो ये क्या करने लगता है कि वो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट काम करने लगती है। फिर है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि हमारी जहां दो हड्डियां जुड़ती है ना, वहां पर आपका सिनोवाइरल मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्या होने लगती है, सिनोवायरल मेम्ब्रेन जो होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर डायबिटीज टाइप 1, अब इसमें तो एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके, इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने लगते हैं। इंसुलिन जो आपका रिएक्टर होते हैं उनके रिसेप्टर, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी काम करने लगती है। फिर आता है मल्टीपल स्टेरॉइड्स, ये क्या है आपका कि आपकी एंटीबॉडी जो है माइसिन शीट के अपोजिट काम करने लगती है। तो ये हमारे क्या थे, डिसऑर्डर्स, आपके ऑटो इम्यून डिसीज थे, कि जब हमारे इम्यून सिस्टम की सेल ही हमें हेल्प करने से मना कर देती है, तब हमारी कौन सी डिसीज होती है, तब हमें किस तरह के डिसऑर्डर्स दिखने चालू होते हैं। तो ये हमारा इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट यहाँ पर पूरी तरह फिनिश होता है, और आपका ये पूरा 4 पार्ट में हुआ है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। और मैं ऐसा आपको कहना चाहती हूँ कि आप पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 सबको देखकर एक बेटर नोट रेडी करें, क्योंकि ज्यादा भर भर के लिख के भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हमें पतला ही नोट्स चाहिए रहता है, क्योंकि उसे देख के आधा टेंशन वहां पे आ जाता है कि अरे इतना मोटा नोट्स है, इसको कैसे रिवाइज करेंगे।
तो आपको क्या करना है, पहले से ही अपने नोट्स जो है वो क्या करना है, क्वांटिटी में कम और स्ट्रेटजी में ज्यादा रखने हैं, कि मतलब आपकी लिखे तो आप एक ही लाइन है, मगर उस एक लाइन का मीनिंग एक 1 पैरा की तरह होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।